नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश भारद्वाज मां शारदे को नमन करते हुए कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग सीपीओ का जो 2023 में 5 अक्टूबर 2023 को जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जीके और जीएस से संबंधित यानी जो हमारे जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों पर आज की क्लास में हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और प्रश्न संख्या हमारा 1 है। प्रश्न संख्या 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विघटित को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। तो देखिए, अगर हम सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत की बात करें तो ये करने की जो क्षमता रखता है वो रखता है आपका फंगल एंजाइम, यानी कवकीय जो एंजाइम है, ये विघटित को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। तो सही इसका जो विकल्प होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का स्रोत है। तो देखिए, कर राजस्व पूछा है, टैक्स रेवेन्यू का यहां से आपसे सोर्स पूछा है। अब देखिए, कर दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिस व्यक्ति पर कर लगता है उसी से वसूला जाता है। जैसे हमारा इनकम टैक्स है, हम पर ही लगता है, हमसे वसूला जाता है। जैसे कॉर्पोरेटिव टैक्स है, निगम कर, कंपनी के व्यापार पर लगता है, कंपनियों के लाभ पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स, यानी मुनाफे पर लगने वाला जो कर है वो कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। इसी प्रकार और अगर हम बात करें तो जैसे गिफ्ट टैक्स, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ऐसे कर लगते किसी और पर है और वसूला किसी और से जाता है, यानी लगा किसी और पर, भरा किसी और ने। ऐसे जो कर है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। जैसे हमारे डेली जो हम यूज में, जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई कपड़े खरीदते हैं, तो उन पर जो हम टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स आता है। अब यहां पूछा है कि बताओ निम्न में से कौन सा कर राजस्व का स्रोत है। तो ये जो अनुदान, ये राजस्व के स्रोत में नहीं आता, ना दंड आता, ना मुनाफा आता। सीमा शुल्क यानी जो कस्टम ड्यूटी है, यानी विदेशों के साथ जो आयात निर्यात है उस पर जो कर लगता है वो कहलाता है यानी कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। तो ये हमारे कर राजस्व का स्रोत है। और ये कैसा कर है तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको याद रखना है। तो सही विकल्प होगा ए। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया था। देखिए, आप सभी को पता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो कैबिनेट मिशन ने एक प्रावधान किया था कि भाई अभी देश का संविधान निर्माण होने में समय लगेगा, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो इस बीच भारत के शासन को कौन चलाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, यानी उसका गठन करेंगे, यानी एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। एक उसका अध्यक्ष होगा, एक उसका उपाध्यक्ष होगा, बाकी 13 उसमें मंत्री या सदस्य होंगे। तो उपाध्यक्ष इसके बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष बने थे उस समय लॉर्ड बेबेल, और 13 जो मंत्री यानी जो सदस्य बने थे उनमें एक थे आपसे लियाकत अली खान। आपसे यहां पूछा गया है कि लियाकत अली खान के पास कौन सा मंत्रालय था या किसका प्रभार था। तो देखिए, लियाकत अली खान के पास वित्त मंत्रालय था, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार बाकी की चर्चा करें, जैसे रक्षा मंत्रालय जो था वो बलदेव सिंह के पास था, बलदेव सिंह। इसी प्रकार जो गृह मंत्रालय था वो सरदार पटेल के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के पास था। विदेश मंत्रालय भी खुद नेहरू जी संभाल रहे थे, तो ये नेहरू जी के पास था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। यानी यहां पर पूछा गया लियाकत अली खान के पास कौन सा विभाग था, तो वो था आपका वित्त मंत्रालय। तो सही इसका आंसर डी होगा। अगला है, 2021 में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो देखिए, भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में यानी सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था आपका पेट्रोलियम उत्पाद, यानी सर्वाधिक जो गया था वो पेट्रोलियम उत्पाद गया था। तो इसका सही विकल्प आपका क्या होगा, डी होगा।
अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1938 में हुई थी? हल्दी घाटी का युद्ध तो नहीं भैया, हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 में हुआ था। हुमायूं की फारस उड़ान ये भी नहीं हुई थी। तैमूर का भारत पर आक्रमण, हाँ ये 1398 की घटना है कि तैमूर ने हमारे भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, जब नदियां सभी दिशाओं में अपना पानी किसी झील या अवसाद में छोड़ती है तो बनने वाली जल निकासी प्रणाली जैसे कि मणिपुर में लोकटल झील के मामले में कहलाती है। तो ये केंद्राभिमुख कहलाती है, क्योंकि केंद्र में गिरता है तो सभी चारों तरफ से, तो मान लीजिए केंद्र है तो हर तरह से, हर डायरेक्शन से यहां पर गिर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रामुखी। क्या बोलेंगे? केंद्रामुखी। तो सही इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ये हो गया आपका, यानी ए आंसर हो गया। अगला प्रश्न, वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया। तो ये 1909 के अंदर, यानी ये जो आपकी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है इसका गठन हुआ और इसी के साथ क्रिकेट को एक अंतरराष्ट्रीय यानी खेल क्या कर दिया? घोषित कर दिया। हमारे यहाँ पर भी 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, यानी आजकल इसे हम क्या बोलते हैं? आईसीसी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसीसी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। कहां पर? दुबई में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो सही आंसर क्या होगा? 1909। इसके बाद, निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम लिखी थी जिसने एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया? तो ये है हमारे पूर्व राष्ट्रपति ये है हमारे आर के नारायण। पूर्व राष्ट्रपति नहीं थे वो, के आर नारायण थे। ये है हमारे आर के नारायण। इनके द्वारा द डार्क रूम लिखी गई, यानी सही इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। अगला, हेनरिक हर्ट्ज ने कब फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज की और यह पाया कि इलेक्ट्रोडों पर चमकदार परावैंगनी प्रकाश उनके बीच विभवांतर में परिवर्तन का कारण बनता है? तो हेनरिक हर्ट्ज ने ये जो प्रभाव की खोज की थी, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की, ये 1887 में की थी। कब की थी? 1887 में की थी। और ये उन्होंने पाया कि भाई इलेक्ट्रोडों पर जो चमकदार जो परावैंगनी प्रकाश होता है उनके बीच विभवांतर में परिवर्तन का क्या बनता है? वो कारण बनता है। तो ये इन्होंने बताया था। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला है, विश्व एथलीट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पदक जीतने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे आपके अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन थे? अंजू बॉबी जॉर्ज। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ये पदक जीता था। इसका सही आंसर ए होगा। ये हमें ध्यान रखना है। और ये 2003 की बात है, जब यानी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी आपकी पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, तब ये पदक जीता था। तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था। सही इसका आंसर ए होगा। अगला है, उगादी नव वर्ष है जो मार्च के महीने में मनाया जाता है, तो कहां मनाया जाता है? तो उगादी जो नव वर्ष है वो आपके तेलुगु में मनाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, इन क्षेत्रों में ये मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये जो पोइला वैसाखी है ये आपके कहाँ मनाई जाती है? तो ये आपके बंगाल में मनाई जाती है। इसी प्रकार आपकी गुड़ी पावड़ा है, गुड़ी पावड़ा आपके ये महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, यानी मराठी जो मनाया जाता है। पंजाबी में आपने लोहड़ी का नाम सुना होगा। तो ये सारी बातें हमें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। सही विकल्प इसका डी होगा। अगला है, पंचवर्षीय योजना लैंगिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण और राज्यों के बीच बढ़ती असमानताओं और अंतर क्षेत्रीय असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपको ध्यान रखना है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो आपके 1974 से 1978 तक रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज आपको इस पंचवर्षीय योजना के बारे में और याद रखनी है कि ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले क्या हुई है? पूर्ण हुई है। यानी समय से पहले इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, तो गरीबी निवारण था। क्या था, गरीबी निवारण था। ये आपको ध्यान रखना है, इसका लक्ष्य था। इसका क्या कहते हैं, मॉडल कौन सा था, तो डीपी धर मॉडल था। कौन सा, डीपी धर मॉडल था। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। गरीबी हटाओ का जो नारा लगा था इसी पंचवर्षीय योजना में लगा था, तो सही इसका विकल्प बी होगा। अगला है, चीनी में मौजूद खाद्य घटक क्या होते हैं। तो चीनी में जो मौजूद खाद्य घटक होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो सही इसका जो विकल्प होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 यहां पर हमें कथन दिए हैं। 4 कथनों में से हमें ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला है, यह वह बल है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है। बिल्कुल बात सही है कि जो सार्वत्रिक जो बल है वो हमें पृथ्वी से बांध कर रखने का काम करता है। सही बात है। यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल है। ये तो कोई बात नहीं है, ये गलत है। फिर है, यह वह बल है जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को बनाए रखता है। सही बात है। और अगला है, यह वह बल है जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति में सहायता करता है। ये भी बात सही है। यहां हमसे पूछा कौन सा गलत है, तो यहां दूसरा जो बी वाला ये गलत है, बाकी 3 क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला, कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया, यानी पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये है आपका गुसाड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है, गुसाड़ी नृत्य। और ये कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। और यहाँ की जो जनजाति है, गौड़ जनजाति, कौन सी, गौड़ जनजाति, उनका ये प्रमुख नृत्य है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गणगौर ये राजस्थान का है, आप सभी जानते हो। बभाई भी राजस्थान का है, ये आप सभी जानते हो। फुगड़ी ये गोवा और महाराष्ट्र का है। कहाँ का, गोवा का है और आपके महाराष्ट्र का है। ये फुगड़ी जो नृत्य है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। वह कौन सा एकमात्र पारिस्थितिकी तंत्र है जो सौर ऊर्जा पर नहीं पनपता है। तो देखिए, पादप पल्लवक ये तो पनपता है, ये तो सही बात है। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जल तापीय पारिस्थितिक तंत्र, हाँ ये नहीं पनपता। यानी गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जो जल तापीय पारिस्थितिक तंत्र है ये नहीं पनपते। जबकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु ये पनपता है, समुद्र जीव ये पनपता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि हमसे यहाँ पूछा गया कौन नहीं पनपता, तो सही आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। अगला है, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर कर सकती है, ये खेल सकती है। तो ये 90 ओवर आप सभी जानते हो। 90 ओवर एक दिन में टेस्ट क्रिकेट में खेले जाते हैं। 5 दिन का खेल होता है पूरा का पूरा, ये हमें पता होना चाहिए। वनडे में 50 ओवर का होता है, एक दिन में 100 ओवर होते हैं दोनों टीमों के बीच। 2020 में एक दिन में 40 ओवर 20-20 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला पूछा गया है आपके कि को प्रचुर मात्रा में घुलित ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्वों, सामान्य उच्च तरंग ऊर्जाओं और जल की गति और अंतर्ज्वारीय उपक्षेत्रों में बारी बारी से जलमग्नता और अनावृतता के आधार पर वर्णित किया जाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प यहां दिए गए हैं। लेटिंग क्षेत्र, लिम्नेटिक क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और बेंथिक क्षेत्र। तो ये होता है आपका तटीय क्षेत्र। कौन सा होता है, तटीय क्षेत्र। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला, निम्नलिखित आंकड़ों में दी गई उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करिए। जीडीपी की गणना करवा रहा है। अब बाजार मूल्य पर जीडीपी कितना है, 600 करोड़ है। आपसे ये गणना करवा रहा है किस पर, तो ये बेस प्राइस पर गणना करवा रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, तो अचल पूंजी की खपत 100 करोड़, 200 करोड़ अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी 50, यानी यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट पर आपसे गणना करवाएगा। तो आप क्या करो, 600 करोड़ में से इन तीनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 100 करोड़ जाने दो, 200 करोड़ जाने दो और 50 करोड़ जाने दो। कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 350 करोड़। कितना बचेगा, 350 करोड़। बहुत इजी प्रश्न है ये तो।
तो सही इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी डी आंसर इसका सही होगा, 350 करोड़। अगला है उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है खंडारवानी के। किसके हैं? खंडारवानी के। सही जो आंसर होगा वो इसका सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है एम बाला मुरली कृष्णम का संबंध संगीत की किस शैली से है? तो एम बाला मुरली कृष्णम का जो संबंध है वो आपके कर्नाटक संगीत से है। किससे है? कर्नाटक संगीत से है। सही आंसर इसका सी होगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है आपकी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, और इनका उल्लेख किया गया संविधान के भाग 4 में 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है? तो दूसरी बात हमें याद रखनी है, इनको ग्रहण कहां से किया गया है? तो ग्रहण किया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। तो सही इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला है दिल्ली का भय सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरने पर लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको ध्यान रखना है। और इसने गुलाम वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना इसी ने की थी। और ये किसका वो था? तो ये मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। इसके घोड़े से गिरने के कारण जिसको चोट लगी और उससे इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अगला है गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करवा रहा है। तो देखिए पहला है गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई वेग की इकाई के समान होती है। तो वेग की इकाई के समान नहीं होती, पहला गलत है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई द्रव्यमान की इकाई के बराबर होती है। तो ये भी गलत है, द्रव्यमान के बराबर नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी त्वरण के समान होती है। तो सही इसका आंसर सी होगा। घर्षण के समान भी नहीं होती, तो सी इसका आंसर सही होगा, त्वरण के समान होती है। अगला है हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमसे पूछा गया है। यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम है। बिल्कुल बात सही है। इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्र थे। तो ऐसा नहीं था कि भाई गेहूं और चावल हो, ऐसा नहीं था। कपास पर भी इसका ध्यान था। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है, वहां पर इसको लागू किया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया। ये भी बात सही है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा इसे क्या किया गया? वित्त पोषित किया गया। कौन सा गलत है? तो यहाँ पर पूछा गया बी इसका गलत है कि भाई ये चावल और गेहूं के क्षेत्र में था। तो बी इसका गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछा है। कॉपर भी जलायोजन होने पर जंग में बदल जाता है, पहला। दूसरा है रासायनिक रूप से जंग गैर योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। तीसरा रासायनिक रूप से जंग जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। और चौथा जिंक ऑक्साइड जंग का एक रूप है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर सही कौन सा है, कि भाई चार ये जो विकल्प हमें दिए गए हैं इनमें से सही कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए रासायनिक रूप से जो जंग जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है ये होना चाहिए। यानी सही क्या होता है? जंग योजित जो फेरिक क्या होता है? ऑक्साइड होता है। तो सही इसका विकल्प क्या होगा? सी होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगला नौरोज नवरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? इजी प्रश्न है। पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बसंत ऋतु के शुरुआत में मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। अगला है हर्षचरित संस्कृत में किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। और बाण भट्ट जो किसका दरबारी था? तो ये दरबारी था हर्षवर्धन का दरबारी था। और उसके द्वारा ये किताब लिखी गई हर्षचरित। हरिसेन था ये समुद्रगुप्त का दरबारी था। किसका? समुद्रगुप्त का। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला है बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट में खेलते हैं? तो 5 खिलाड़ी खेलते हैं। और इसका जो कोर्ट होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है।
जबकि जैसे फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं। ऐसे आपको सारी चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र में लोक कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तों से निम्नलिखित शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कैट होता है हमारा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, यानी CAT, कैट ये होता है। तो जितने भी लोक सेवक होते हैं उनसे संबंधित जो भी कोई, यानी उनके केसेस वगैरह है, भर्ती सेवा शर्तों से संबंधित जो विवाद है, इन सब की सुनवाई जो होती है वो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के अंदर होती है। तो सही इसका आंसर ए होगा। अगला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर थी, कितनी थी औसत साक्षरता दर? तो ये थी आपकी 77.40, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसमें पुरुष में जाओगे तो पुरुष में थी आपकी कितनी? तो पुरुष में आपकी थी 84.70 और महिलाओं की थी 70.30, यानी पुरुष की कितनी हो गई? तो पुरुष की भी लिख सकते हो वैसे 84.70% और महिला की 70.30, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न, एल ब्रोमाइड का मुख्य आयुपैक नाम क्या है? तो 3 ब्रोमोप्रोपिन होता है। क्या होता है? 3 ब्रोमोप्रोपिन होता है। तो सही इसका जो विकल्प होगा वो बी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है? तो ये तो सब जानते हो आप, लेह में होगा। कहाँ होगा? लेह में। ना चेन्नई में होगा, ना अमृतसर में होगा, ना दिल्ली में होगा, कहाँ होगा? लेह में होगा। अगला है, अली वर्द खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अली वर्द खान के बाद बंगाल का नवाब बना सूरज-उद-दौला, और इसी के टाइम में प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी का क्या हुआ? युद्ध हुआ सूरज-उद-दौला के समय। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? तो ये हमारे USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, और मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया है। ये हमें याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला, जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका की जो लंबाई होती है वो 3 से 5 UM होती है, यानी सही इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला है, स्तंभों का मिलान कीजिए, मैच द कॉलम्स, यानी कॉलम का मिलान करना है। एक तरफ आपको पोर्ट दिए गए हैं, एक तरफ आपको स्टेट दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया कि कौन सा बंदरगाह कौन से स्टेट में है। तो तूतीकोरन जो बंदरगाह है ये आपके तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु में। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, और मंगलोर बंदरगाह कहां पर? कर्नाटक में। तो ए का 2 देखो, ए का बी ये रहा, 2 का ए ये रहा, और 3 का सी ये रहा। तो डी आंसर इसका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहां पर पूछा गया कि भाई कौन से कथन सही है, ये हमसे पूछा गया है। पहला है, भूमध्य रेखीय अक्षांशों में निम्न दाब वाला एक विस्तृत गर्त है। बिल्कुल सही है, होता है कि भाई जो भूमध्य अक्षांश में निम्न दाब वाला एक गर्त होता है। बिल्कुल बात सही है, पहला सही है। यह वह स्थान है जहां उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरित होती है। तो बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें वो यहाँ से क्या होती है? अभिसरित होती है। इसके अलावा एक विषुवतीय गर्त है जो सामान्यतः भूमध्य रेखा से लगभग 5 नॉर्थ पर स्थित होता है, पूरे वर्ष यही बनी रहती है ना। ये गलत है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक विषुवतीय जो गर्त होता है वो सामान्यतः भूमध्य रेखा से 5 नॉर्थ पर स्थित है, पूरे वर्ष यहाँ नहीं बना रहता, ये चेंज होता रहता है। तो सी गलत है। फिर है, गर्मियों में गंगा के मैदान पर चला जाता है। बिल्कुल बात सही है कि भाई गर्मियों में कहाँ जाता है? गंगा के मैदान पर जाता है, उष्णकटिबंधीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए सही था, बी सही था, डी सही था, सी गलत था।
तो आंसर होगा ए, बी और डी। सही आंसर क्या होगा? ए, बी और डी। अगला, इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो किस वर्ष बनाया गया? ये हमसे पूछा गया है कि भाई जो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कब बनाया गया। अब यहां से हमें 4 डेट दे रखी है। अब 4 डेटों में से हमें बताना है कि इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कौन सी डेट को बनाया गया, ये हमें बताना है। तो नीचे से देखें, 1199 ये नहीं है, 1388 ये भी नहीं है, 1458 ये भी नहीं है, तो 1235 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। और ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसके जीवित होने पर मकबरा बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके जीवित रहने पर मकबरा बना, तो इल्तुतमिश था। इसके द्वारा यानी एक चालीसा का गठन किया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उस चालीसा का नाम भी हमें पता होना चाहिए, उसे हम 10 चालीसा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसने चांदी के जो सिक्के चलाए थे जिसे हम टका कहते थे, इसी प्रकार इसने तांबे के सिक्के चलाए थे जिसे हम जीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीतल कहते हैं। तो सारी बातें इल्तुतमिश के बाद याद रखनी है। अगला, अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? तो ये मनोज सिन्हा थे। सीधा सा आंसर था उस जमाने के हिसाब से। उसके बाद तो बहुत सारे बदल गए, तो सही आंसर इसका ए होगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो ये थी हमारी हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की। ए सही होगा। यहां पूछा गया है कि को भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता, तो जल भित्तों को यानी भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता, जबकि झीलों को, नदियों को, महासागरों को माना जाता है। तो सही जो आंसर होगा इसका वो डी होगा। अगला है, बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई सांसद अयोग्य हो जाएगा? अगर 60 दिन तक बिगर अनुमति के अगर वो अनुपस्थित रहता है तो वह सदस्य क्या हो जाएगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा, यानी उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। अलूना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। सही आंसर इसका डी होगा। मोहिनी अट्टम ये केरल का है, ये भी केरल का है और उत्तरी भारत में भी होता है ये। और शास्त्रीय नृत्य ये असम का है। कहाँ का? असम का। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही इसका आंसर डी हो गया। अगला हो गया, कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सहकारी आयोग रिपोर्ट ये नहीं है, ये केंद्र राज्य संबंध से है, केंद्र राज्य संबंध से है। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ये है, जेबी कृपलानी ये है। तो यहां पूछा कौन सी नहीं है, तो ये बी नहीं है, यानी केंद्र राज्य संबंध से है। सही आंसर इसका बी होगा। अगला, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है। किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। सही आंसर इसका बी होगा। अगला, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1763 में हस्तांतरित संधि द्वारा बांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया, तो वह कौन सी संधि थी? तो वो पेरिस की संधि थी। कौन सी संधि थी? पेरिस की संधि थी। सही आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम ये है आपके, तो ये कर्नाटक संगीत के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कर्नाटक संगीत के लिए जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। लावणी ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम नहीं है? तो भाई देखिए, विदेशी निवेश की इकट्ठी सीमा में वृद्धि, तो ये तो है। कुछ उद्योगों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को हटाना, ये भी है। कुछ उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस को हटाना, ये भी है। ट्रैफिक में वृद्धि, ये नहीं है। तो यही हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो डी इसका क्या होगा? सही आंसर। अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई के एक प्रसिद्ध दंपति धनंजय दंपति को 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। तो वो कौन सा संगीत था और कौन से दंपति? तो भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए?
भरतनाट्यम के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस चेन्नई के दंपति को यानी कालिदास सम्मान से क्या किया, सम्मानित किया। तो इस प्रकार जीके और जीएस के ये जो हमारे 50 प्रश्न थे जो 5 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, उनका हमने विश्लेषण किया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।